वेलकम टू एडुकेमी। माय नेम इज रोहित कुमार। पिछले कई वीडियो में हम लोग भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। हमने सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ा, हमने ऋग वैदिक काल को भी पढ़ा और साथ में हम लोगों ने मौर्य डायनेस्टी को भी पढ़ा। हमने बौद्धिज्म्स तथा जैनिज्म इन सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से कवर किया और पढ़ा। आज की क्लास में हम गुप्ता साम्राज्य के इतिहास की चर्चा करेंगे। वही गुप्ता साम्राज्य जिसे स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। गुप्ता की हर कहानी को उसकी अचीवमेंट और उन्होंने किस प्रकार से भारत के अंदर में क्या स्थान रखते हैं, इन सभी की चर्चा एक एक करके इन साम्राज्य के अंदर में हम बात करेंगे। और इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के राज्य स्तरीय एग्जाम में गुप्ता साम्राज्य से पूछे जाते हैं, खास करके स्टेट पीसीएस जैसे सभी एग्जाम के अंदर में। तो आज इस क्लास में बहुत ही डिटेल के साथ, बहुत ही सलीके के साथ गुप्ता साम्राज्य के इतिहास को हम जानेंगे और एक एक राजाओं को बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है कि गुप्ता साम्राज्य को या गुप्ता के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत से पहले एक श्रृंखला की बात करते हैं। गुप्ता साम्राज्य में की शुरुआत जो है श्री गुप्ता से हुई थी और आप इस ट्री के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने अपना शासन प्रणाली और व्यवस्था को एक एक कर कर इन्होंने इस भारत पर शासन किया। आप चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त इनमें से बहुत ही प्रमुख हैं, बट सबसे पहले इनके साम्राज्य को अगर आप देखें तो गुप्ता साम्राज्य कुछ स्थानों को छोड़कर भारत के करीब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। जैसा कि ये पूरी साम्राज्य जो है गुप्ता साम्राज्य ये है, ये देख सकते हैं, ये गुप्ता साम्राज्य है कंप्लीटली उस वक्त का। ये है आपका अलग, ये साम्राज्य ये सब अलग है, बट ये देख सकते हैं ये पूरा गुप्ता साम्राज्य। आज हम इन्हीं की कहानी को बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं, और किस प्रकार से मंदिरों की, बहुत ज्यादा मंदिरों का निर्माण गुप्ता पीरियड में हुआ। साथ साथ में गुप्ता साम्राज्य के दौरान में ही समाज की प्रणाली में भी काफी चेंजेस देखने को मिले। बहुत सारी समाज की कुप्रथा भी इस गुप्ता शासन काल में ही देखने को मिलता है, जैसे कि सती प्रथा जैसी जो कुप्रथा हमारे समाज के अंदर में अगर देखने को मिलता था, वो उसकी शुरुआत की गुप्ता शासन काल के दौरान में ही देखने को मिलता है। तो एक तरफ डार्क फेज भी है और दूसरी तरफ आप ब्राइट फेज को भी आप देख सकते हैं। हम इन दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत की, तो गुप्ता राजवंश के संस्थापक के रूप में श्री गुप्त को माना जाता है। श्री गुप्त ने गुप्त राजवंश की स्थापना की और इसी वंश को अगर आगे बढ़ाया, लेकिन इस वंश में कई ऐसे बड़े महान शासक आए जिन्होंने उस पूरी साम्राज्य शासन काल को भारत के स्वर्ण युग कहने पर मजबूर कर देता। सबसे पहले गुप्ता एम्पायर श्री गुप्ता से तो शुरू होता है, लेकिन ये तो स्थापक या संस्थापक के तौर पर इनको माना जाता है। उसके बाद उनका पुत्र घटोत्कच गुप्त राजा बनते हैं, परंतु घटोत्कच गुप्त जो है उतने प्रभावशाली राजा के रूप में नहीं देखे जाते हैं। उसके बाद घटोत्कच पुत्र का पुत्र, जिसे आप चंद्रगुप्त प्रथम राज्य के नाम से जाना जाता है, और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्ता शासन का या वास्तविक संस्थापक के तौर पर माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त राजा बना, और समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र रामगुप्त राजा बना, और रामगुप्त के बाद उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय भी राजा बनता है। मतलब इन्हीं के शासनकाल में स्वर्ण युग भी कहा गया। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त राजा बने और कुमारगुप्त के बाद उनका पुत्र स्कंदगुप्त राजा बने। जैसा कि हमने इस ट्री में आपको दिखाने की कोशिश किया था कि आप श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त का विवाह कुमार देवी से हुई थी लिच्छवी की।
है ना। उसके बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र रामागुप्त, और उसी के दौरान चंद्रगुप्त सेकंड भी बनते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं चंद्रगुप्त का ये कुमार गुप्ता और प्रभा देवी इसमें आएंगे, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त। तो ये सभी एक एक करके इस साम्राज्य के राजा के तौर पर आपको इन्होंने बना। हम डिटेल से इसकी कहानी हम इस तरीके से जानेंगे एक एक करके, जैसा कि आपने इसमें देखा कि शासन काल में कुमारगुप्त राजा बनते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के बाद जो है स्कंदगुप्त इस शासन राजा प्रणाली को संभाले। अब बात यह है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात वहां पर शासन गद्दी संभालने वाले पुरुगुप्त आते हैं। पुरुगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था और स्कंदगुप्त का सौतेला भाई भी था। पुरुगुप्त के 3 पुत्र हुआ करते थे, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त और नरसिंहगुप्त बालादित्य। ये 3 पुत्र हुआ करते थे। लेकिन पुरुगुप्त के बाद उनका जो उत्तराधिकारी के तौर पर कुमारगुप्त द्वितीय को राजा बनाया जाता है, क्योंकि कुमार द्वितीय के बाद उसके बाद बुध। तो इस तरीके से बहुत सारी श्रृंखला आपको देखने को मिलता है, परंतु ये सभी नहीं पढ़ना है क्योंकि ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है। महत्वपूर्ण ये है कि इस जो गुप्ता डायनेस्टी के कुछ प्रमुख राजा हुए, जैसे स्कंदगुप्त हुए, चंद्रगुप्त प्रथम हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, है ना, समुद्रगुप्त हुए, ये आपके इस गुप्ता डायनेस्टी के प्रमुख राजाओं में से के तौर पर माने जाते हैं। और उन्हीं के बारे में, उन्हीं से संबंधित हमारे एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाता है। यहां तक कि उस गुप्ता डायनेस्टी में बड़े बड़े महान विदूषक या फिर आप विदूषक के अलावा विद्वान भी आपको उस काल में देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। इसी काल में महान कवि, विद्वान, ये सभी लोग संस्कृत से लेकर सब के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य का, और गुप्त साम्राज्य की शुरुआत जो है किस सदी में हुई इसकी भी करते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्राचीन भारत में गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत और उसकी नींव की बात करें, तो 3री तथा 4थी शताब्दी में गुप्ता एम्पायर की शुरुआत हुई थी। मतलब कह सकते हैं कि मौर्य काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में 3 राजवंशों का उदय उस वक्त होता है। उस वक्त 3 जो राजवंश था, मध्य भारत में नाग शक्ति थी, दक्षिण भारत में वागताक शक्ति था और पूर्वी भारत में गुप्ता वंश शक्ति था। जैसा कि हमने इसमें आपको दिखाया था कि उस वक्त के 3 सबसे बड़े आपका देखने को मिलता है। यह है वागताक्ष, यहीं पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा गुप्ता साम्राज्य हुआ, जो कि सबसे बड़ा साम्राज्य के तौर पर माना जाता है। उस वक्त के समकालीन शासन की बात मैं कर रहा हूं, उस वक्त के गुप्ता कालीन के समकालीन की बात हम कर रहे हैं यहां पर, है ना। तो ये चीज वहां पर देखने को मिलता है कि मध्य भारत में नाग शक्ति का शासन था, दक्षिण भारत में वागताक शक्ति था, और वहीं पर पूर्वी भारत में अगर देखा जाए तो गुप्त वंश था, जो आज के तौर पर बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को माना जाता है। मौर्य वंश का पतन हो चुका था। हमने पोस्ट मौर्य को भी पढ़ा है। पोस्ट मौर्य वंश में हम लोगों ने पढ़ा है किस प्रकार से पोस्ट मौर्य के अंदर में इंडो ग्रीक से लेकर इन सभी चीजों की भी चर्चा हमने साथ साथ में की है। उसकी कहानी को आपने देखा कि पुष्यमित्र कैसे मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके एक नया वंश की शुरुआत की। तो मौर्य वंश के पतन के पश्चात जो है, नष्ट के बाद राजनीति एकता पुनः स्थापित करने का श्रेय अगर दिया जाए तो वो दिया जाता है गुप्त वंश का, क्योंकि मौर्य वंश की समाप्ति के बाद जो है वो मौर्य वंश के आसपास का जितनी भी शासन व्यवस्था वो पूरी तरीके से टूट चुका था, वो पूरी तरीके से बट चुका था, डिसइंटीग्रेशन हो चुके थे। और फिर से उसको यूनिफाई करने की अगर श्रेय दी जाती है तो वो दिया जाता है गुप्ता वंश का दिया जाता है। और गुप्ता राजवंश प्राचीन भारत के सभी राजवंशों में से एक प्रमुख एक राजवंश के रूप में माना जाता है। उस वक्त का जो अगर क्षेत्र की बात करें गुप्ता वंश का, तो प्राचीन के शुरुआती में आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार का संपूर्ण क्षेत्र गुप्ता राजवंश के या कहते थे गुप्ता साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। मगध हुआ, कौशल हुआ, वजी हुआ, है ना, ये सारे सभी जो है गुप्ता साम्राज्य के अंदर में आते थे।
मतलब गुप्त साम्राज्य की प्रारंभिक शुरुआत है कि अगर हम बात करें तो प्रारंभिक शुरुआत 280 ईसा पूर्व के आसपास में मानी जाती है। और आज का आधुनिक भारत अर्थात उत्तर प्रदेश और बिहार जो है ये गुप्ता साम्राज्य का उस वक्त हुआ करता था। लेकिन इस साम्राज्य का पूर्ण शासन काल की अगर बात करें, शुरुआत में तो श्री गुप्ता इसके संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक रूप से इस वंश का संपूर्णतः स्थापना नहीं हुआ था उस वक्त, गुप्त घटोत्कच से लेकर ये सब। लेकिन अगर बात करें गुप्ता साम्राज्य की प्रारंभिक शुरुआत भले ही 280 ईस्वी पूर्व में हुआ हो, लेकिन वास्तविक रूप से संपूर्ण शासनकाल जो है इसकी शुरुआत 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक ये शासनकाल रहा। मतलब 319 से लेकर 540 ईसा तक ये देखने को मिलता है यहां पर, है ना। तो इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न ये बन सकता है कि जिस वक्त गुप्ता साम्राज्य था उसके समकालीन ऐसे कौन से शक्तिशाली शासक थे। तो आप मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण भारत में वाकटक शक्ति और पूर्वी में आपका गुप्त वंश, तो ये आपके एग्जाम के लिए प्रमुख बन सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि अभी तक तो हमने थोड़ा सा उसके इंट्रोडक्शन की बात कही। हमने ये देखा कि श्री गुप्त को गुप्ता एम्पायर का संस्थापक माना जाता। उन्होंने इस वंश की स्थापना की गुप्ता एम्पायर के स्थापना के रूप में। हालांकि ये एक आप पूना के ताम्रपत्र के अभिलेख है, आप जहां पर उस अभिलेख में इस बात को कहा गया है कि श्री गुप्त ने गुप्ता वंश की स्थापना तो की और श्री गुप्त को आदि राज से कहा जाता। उनको एक उपाधि से, आदि राज के उपाधि से उनको सम्मानित किया गया था। इट मीन्स पूना के ताम्रपत्र श्री गुप्त को आदि राज कहकर संबोधित किया जाता था। एक प्रश्न यहां पर यह भी बनेगा कि पूना का ताम्रपत्र किस वंश से संबंध रखता है। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं कि पूना का ताम्रपत्र ये गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर के श्री गुप्त से संबंध रखता है, जहां पर उस ताम्रपत्र पर श्री गुप्त को आदि राज कहकर पुकारा जाता है या आदि राज कहकर संबोधित किया जाता है। यानी कि श्री गुप्त किसी के अधीन शासक नहीं था। आदि राज यानी का मतलब यही हुआ कि श्री गुप्त जो है किसी के शासक के अधीन नहीं था, क्योंकि उस समय काल में महाराज की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। इसीलिए श्री गुप्त भारवशीय शासक के अधीन में प्रयागराज के शासक हुआ करते थे। तो तभी तो कहा कि वास्तविक जो गुप्त वंश के जो डायनेस्टी की बात करें तो वो आपको यहां से शुरू होता है, आपका चंद्रगुप्त से शुरू होता है। लेकिन उस वक्त जो श्री गुप्त जो थे, हालांकि आदि राज कहकर पुकारा गया, लेकिन श्री गुप्त जो है भारशीय शासक के अधीन में प्रयागराज में शासन किया करते थे, प्रयागराज का शासक थे। अब कहेंगे कि सामंत, अब राजाओं के अंदर में बहुत सारे सामंत होते हैं, एक तरीके से आप गवर्नर कह सकते हैं आप। अब भारत के राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का सीधा संबंध राज्यों को गवर्नर के साथ होता है, वैसे राजाओं का संबंध सामंतों के साथ हुआ था और सामंत स्वतंत्र भी होते थे। लेकिन पूना का ताम्रपत्र कहा कि भाई श्री गुप्त को आदिराज कहा, तो आदिराज कहा यानी का मतलब है कि श्री गुप्त किसी के अधीन में शासक नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि भाई उस शासन काल में महाराज की उपाधि सामंतों को भी प्रदान की जाती थी। मतलब श्री गुप्त जो है भारवशीय शासक के अधीन जो है प्रयागराज में वो शासन कर रहे थे, मतलब वो स्वतंत्र नहीं थे। इसीलिए तो हमने कहा कि भाई संपूर्णतः जो इसमें हमने आपको ये बताया उस वक्त कि शुरुआत जो संपूर्ण शासन जो है 280 ईसा पूर्व में गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, परंतु वास्तविक रूप से 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक इस साम्राज्य का संपूर्णतः प्रभुत्व रहा, पूर्ण रूप से शासन गुप्ता साम्राज्य के द्वारा चलाया गया, है ना। ये बात हमने इस बात को कहा। अब चलिए बात करते हैं इसी के संदर्भ में और भी चीजें कि चलिए श्री गुप्त ने तो शासन प्रणाली को चलाया,
श्रीगुप्त के बाद इस राजवंश के उत्तराधिकारी के तौर पर श्रीगुप्त के ही पुत्र घटोत्कच गुप्त प्रथम राजा बनते हैं। घटोत्कच पुत्र प्रथम राजा बनते हैं, है ना। और 280 ईसा पूर्व के आसपास में ये गुप्त साम्राज्य के पहले राजा हुए। मतलब आप कह सकते हो कि घटोत्कच, मैंने आपको उस ट्री में दिखाया, हमने उसमें आपको उस ट्री के वंशजीय ट्री में हमने आपको घटोत्कच को राजा के तौर पर दिखाया था, क्योंकि घटोत्कच के पुत्र, घटोत्कच के पिता, घटोत्कच गुप्त के पिता श्रीगुप्त स्वतंत्र राजा नहीं थे, वो स्वतंत्र राजा, इसलिए 280 ईसा पूर्व के आसपास में गुप्त साम्राज्य का पहला राजा कौन हुए? गुप्त साम्राज्य का पहला राजा घटोत्कच गुप्त हुए, है ना। घटोत्कच गुप्त हुए और इस साम्राज्य के शासन का घटोत्कच को मगध के आसपास तक की ये पूरी साम्राज्य को सीमित कर दी गई। लगभग 467 ईसा पूर्व तक ये साम्राज्य का राज रहा वहां पर, है ना। बाद में प्रारंभिक गुप्त राजाओं के साम्राज्य जो है गंगा द्रोणी, प्रयाग, साकेत, अयोध्या जिसे आज कहते हैं, और मगध तक ये फैला रहा, मगध तक ये फैला रहा था। तो इस प्रकार से गुप्ता साम्राज्य जो है फैल रहा था, क्योंकि मगध जो है टूट चुका था। अशोक के बाद सारे कमजोर शासक आए, मतलब कह सकते कि मगध जो है विभक्त हो चुका था। मगध ही नहीं, आसपास का जितना भी था डिसेंट्रलाइज हो चुका था। इसीलिए गुप्ता साम्राज्य को यह श्रेय दिया जाता है कि फिर से उन्होंने इसको यूनिफाई करने की कोशिश की, है ना। यह है का पूना का ताम्रपत्र अभिलेख है, जिस पर इन सभी चीजों को लिखा हुआ है। हमारे लिए पढ़ना संभव तो नहीं है इस चीजों को। अब चलिए बात करते हैं कि घटोत्कच गुप्त जो है उस वहां से राजा वो बन जाते हैं। घटोत्कच आप महाभारत के अंदर में भी एक कैरेक्टर देखने को मिलता है आपका, अर्थात भीम के पुत्र का भी नाम घटोत्कच हुआ करता था। अब राजा चंद्रगुप्त प्रथम की शुरुआत यहां पर होती है, क्योंकि गुप्ता एम्पायर में घटोत्कच का गुप्त के बाद जो शासन प्रणाली और व्यवस्था को संभालने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम राजा के तौर पर बनते हैं, जो घटोत्कच गुप्त के पुत्र हुआ करते थे। और इस साम्राज्य ने के चंद्रगुप्त प्रथम को स्वतंत्र मगध का शासक माना जाता है। यही बात मैं कह रहा हूं कि इसीलिए गुप्ता साम्राज्य या गुप्ता एम्पायर का वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो हम चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम स्वतंत्र मगध शासक था। उससे पहले उनके दादा श्रीगुप्ता और उनके पिता घटोत्कच एक तरीके से सामंतवादी के माध्यम से सामंत की तरह एक राज्यभार को वो संभाल रहे थे। तो किसी राजा के अधीन में थे, वो राजा के अधीन में, तो इसलिए ये मानना आपको सही नहीं होगा। लेकिन इस साम्राज्य ने के चंद्रगुप्त जो प्रथम हुए स्वतंत्र मगध शासक के रूप में बनते, और चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 320 से लेकर 320 ईसा पूर्व से लेकर 334 ईसा पूर्व के आसपास तक ये शासन रहा, पर वो स्वतंत्रता के साथ उन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तृत करने के लिए लिच्छवी राज से संबंध जोड़े। आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे राजाओं की कहानी आपने पढ़ा। हमने आपको मगध में हर्यंक डायनेस्टी में के संस्थापक बिंबिसार की कहानी बताई थी, और उस बिंबिसार में के बारे में भी कहा था कि जो बिंबिसार ने भी मैट्रिमोनियल के माध्यम से, विवाहिक संबंध के माध्यम से मगध के साम्राज्य को उन्होंने फैलाया था। वो कौशल के नरेश की पुत्री के साथ भी विवाह किया, वैजिक से भी विवाह, पंजाब के पुत्री के साथ भी उन्होंने विवाह किया। तो मैट्रिमोनियल संबंध के माध्यम से वो अपने साम्राज्य को विस्तार किए। यहां पर भी चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा पूर्व से 34 ईसा पूर्व तक इन 14 सालों के अंदर में मगध के साम्राज्य को विस्तृत किया, और उन्हें लिच्छवी की राज्य के साथ उन्होंने संबंध किया। और वहां लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, वो कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया। अब बताइए, कुमार देवी के साथ जब विवाह होगा तो एक तरीके से अब लिच्छवी तो उनका ससुराल हुआ भाई,
तो ऐसी स्थिति में लिच्छवी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मगध के अंदर में ही होगा, है ना, जिसका परिणाम यह हुआ कि मगध लिच्छवी राज्य के क्षेत्र में समाहित हो जाता है, अर्थात लिच्छवी भी मगध के अंदर में उसको मिला लिया जाता है। और इस संबंध को स्थापित करने के बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य को मगध के राजनैतिक दृष्टि के और आर्थिक दृष्टि के संदर्भ में और भी समृद्ध बना दिया, और भी शक्तिशाली बना दिया, और भी आप बना सकता है। तो ये बात इसमें आपको प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है कि राजा चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किनके साथ हुआ, तो लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से, क्योंकि इनके सिक्के पर भी ये बहुत सारे मिलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशांबी और कौशल जैसे राज्यों के महाराजाओं को भी जीत लिया। मैंने विस्तार किया ना भाई, जिस तरीके से स्वतंत्र पूर्वक शासन प्रणाली को राजा चंद्रगुप्त चला रहे थे, तो उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में कौशांबी और कौशल को भी के महाराजाओं को भी जीत लिया और अपने राज्य में उसको समाहित कर लिया, मिला लिया। साथ साथ में अपनी राजधानी को राजा चंद्रगुप्त ने फिर से पाटलिपुत्र में स्थापित करता है। तो पाटलिपुत्र में, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं कि राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया उस साम्राज्य का। और चंद्रगुप्त प्रथम ने, यहां से देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने एक उपाधि धारण की और उस उपाधि का नाम महाराज धीराज की उपाधि से वो स्वयं को उन्होंने सम्मानित किया। इसके साथ तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछते हैं कि महाराज धीराज की उपाधि गुप्ता साम्राज्य के किस शासक के द्वारा उसको नवाजा गया, तो ये आप सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज की उपाधि प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में उन्होंने अपने विवाह की स्मृति में कुमार देवी और उनके चित्र को सिक्के पर चलाया। तो कई बार मैंने आपको दिखाया है, आपको बताया कि भाई क्यों कुमार देवी, आगे चलकर आप देखेंगे कि उन्होंने सिक्के ढलवाए और उस सिक्के पर राजा और रानी के दोनों को तस्वीर आपको देखने को मिलता है उसमें आपको। तो कुमार देवी और राजा चंद्रगुप्त, इन दोनों को सिक्के पर देखने को मिलता है। तो ये यहां से इसकी कहानी, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम की कहानी, और इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त की बात। कहानी को आपने पढ़ा, गुप्ता एम्पायर के चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त जो है इस राजवंश के राजा के तौर पर बनते हैं। समुद्रगुप्त, आपको समुद्रगुप्त शब्द से याद होगा कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहा जाता है। हालांकि ये कहना गलत है, इसकी कहानी मैं आपको थोड़ा देर में बताता हूं क्यों ऐसे पीछे इसकी कहानी है। गुप्ता साम्राज्य की अब कार्यभार चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त के हाथों में आता है, अर्थात समुद्रगुप्त इस राजवंश के राजा बन जाते हैं। समुद्रगुप्त कुमार देवी तथा चंद्रगुप्त के प्रथम पुत्र हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम के ये पुत्र हुआ करते थे। और इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी उस वक्त। समुद्रगुप्त 335 ईसा पूर्व से लेकर 380 ईसा पूर्व तक मगध की राजगद्दी को उन्होंने संभाला, अपने राजगद्दी पर उन्होंने शासन किया, क्योंकि 320 से लेकर 315 तक तो आपका ये चंद्रगुप्त प्रथम का ही शासन रहा। और इस, अगर हम बात करें इन 45 डेज में, 45 इयर्स में समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के इतिहास के गुप्त राजवंश के एक असाधारण सैनिक योग्यता और महानताओं राजाओं में से अपने आप को साबित करता है। इसके पीछे की कहानी बहुत ही, जिस तरह से उन्होंने युद्ध किया, जिस प्रकार से मगध साम्राज्य को उन्होंने विस्तार किया, वो बहुत ही अद्वितीय था। तो समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त राजवंश का एक असाधारण सैनिक के तौर पर योग्यता वाले महानतम राजा में से एक माना जाता है। इन्हीं की प्रशंसा में हरिसेन का नाम सुना होगा आपने। हरिसेन जो कि उस समय के वो विद्वान हुआ करते थे, उनके राज दरबारी हुआ करते थे, उन्होंने उस साम्राज्य के मंत्री और राज दरबारी हुआ करते थे। उन्होंने समुद्रगुप्त के राजसभा में उस वक्त थे,
तो उन्होंने प्रयाग प्रस्ती की बात करता हूं मैं वहां पर, तो हरिसेन ने एक प्रयाग प्रस्ती नामक उन्होंने कृत बनाया, और इस कृत में समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन उन्होंने किया है कि किस प्रकार से समुद्रगुप्त असाधारण पर्सनालिटी वाले, असाधारण योग्यता वाले महान शासक कैसे थे। उस प्रयाग प्रस्ती में आपको काफी वर्णन किया गया। वो प्रयाग प्रस्ती की रचना जो हरिसेन जो है के द्वारा किया गया है, और वो शिलालेख पर वो बना है। तो समुद्रगुप्त को इसीलिए उसके दौरान में प्रयाग प्रस्ती के बाद उसी में आपको देखा जाता है कि हमारे भारत देश या फिर बड़े बड़े इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन का उपाधि दिया। हालांकि ये गलत। नेपोलियन बोनापार्ट कब का है भाई? नेपोलियन 1799 में, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। अब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, और उसी फ्रांस की क्रांति से नेपोलियन का जन्म होता है। नेपोलियन आता है 1799 तक में, सोते होते 1815 में वाटरलू के युद्ध में वो हार जाता है। तो कहने का मतलब कि ठीक है नेपोलियन है, परंतु पहले कौन आया? पहले तो समुद्रगुप्त थे ना। तो आप नेपोलियन को भले ही कह सकते हैं कि वो फ्रांस का समुद्रगुप्त है, ऐसा थोड़ी होगा कि भाई भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा। तो ये विद्वानों ने, क्योंकि राइटर तो ब्रिटिशर्स हैं और फ्रेंच है, ये सभी लोग हैं, ग्रेगोरियंस कैलेंडर के आधार पर इतिहास को सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखा गया है, इसलिए उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, नेपोलियन का उपाधि दिया है ना। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, याद कीजिएगा कि भाई समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि से सम्मानित किया। समुद्रगुप्त के बहुत सारे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण के तरफ थे, और उन्होंने दक्षिण के 12 विजय किए। इतने सारे युद्ध उन्होंने अपने जीवन काल में लड़ा, और मगध को पूरी तरीके से विस्तार किया। उसने राजवंश को पूरी तरीके से विस्तार किया उन्होंने उस मगध को। तो इसीलिए भी उनको नेपोलियन कहा जाता है। और उनकी वीरता की कहानी जो है प्रयाग प्रस्ती में उसको कृत की गई है हरिसेन के द्वारा, है ना। अब चलिए बात करते हैं कि ये बात तो सत्य है कि भाई समुद्रगुप्त एक बहुत ही अच्छे शासक होने के साथ साथ वो संगीतज्ञ हुआ करते थे, वो बहुत बड़े कवि थे, वो कलाओं से पूरी तरीके से अलंकृत थे। इसीलिए बहुत सारे सिक्काओं पर, उस वक्त के सिक्काओं पर वो बीना वादन करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। तथा गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त का शासन काल, उसकी राजनीतिक विस्तार, उसकी प्रसिद्धि, उसकी संस्कृति दृष्टि, इन सभी से वो काफी प्रतिष्ठित काल भी उस वक्त का माना जाता है। यहां तक कि इसके साथ समुद्रगुप्त ने लिच्छवी के दूसरे राज्य नेपाल को भी अपने राज्य में उन्होंने उस वक्त मिलाया। तो ये कहानी बहुत ही विस्तृत है समुद्रगुप्त की कहानी। ऐसे नहीं समुद्रगुप्त को ये कहा जा रहा है, यहां तक कि समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के विंध्य पर्वत तक ये साम्राज्य उनका फैला हुआ था। आप यहां तक कि पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम के पूर्वी से मालवा तक ये समुद्रगुप्त के राज्य और मगध के राज्य को उन्होंने विस्तार किया। इसीलिए समुद्रगुप्त को एक तरीके से असाधारण सैनिक और विचारधारा वाला व्यक्ति माना जाता है। यहां तक कि सिंध, गुजरात, कश्मीर और पश्चिम राजस्थान को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इस साम्राज्य में पूरी तरीके से उसको विलीन कर दिया गया, उसको सम्मिलित कर दिया गया। तथा दक्षिण के शासक तथा पश्चिम भारत के विदेशी शक्तियों को भी उसने अपने अधीनता के लिए उसने स्वीकार कर ली। तो ये इसीलिए उसको महानतम के तौर पर माना जाता है। और अपने पिता की ही तरह समुद्रगुप्त ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। तो महाराज धीराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की, महाराज धीराज की उपाधि धारण की। और इस साम्राज्य में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उसने कई अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए। अश्वमेघ का मतलब कि एक यज्ञ होता है, और यज्ञ में अश्व अर्थात घोड़े को छोड़ा जाता है, और वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरता है वो राज्य उस अधीन को मान लेते हैं। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी कहानी आपको इसमें। तो ये समुद्रगुप्त की कहानी है। अब बात करते हैं कि समुद्रगुप्त की कहानी को तो आपने देखा और समझा, उन्हें नेपोलियन के नाम, नेपोलियन से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद
समुद्रगुप्त के बाद 380 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त का देहांत हो जाता है और उस देहांत के पश्चात उनका पुत्र रामगुप्त इस गुप्ता एम्पायर का राजा के तौर पर बनते हैं, अर्थात इस गद्दी को वो संभालते हैं। रामगुप्त का एक छोटा भाई समुद्रगुप्त, ये रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय भी हुआ करते हैं। क्योंकि रामगुप्त बहुत ही डरपोक था, उतनी प्रभावशाली और इफिशिएंट राजा था नहीं, वो एक कमजोर शासक के तौर पर रामगुप्त को माना जाता है। यहां तक कि रामगुप्त को एक कायर राजा भी कहा जाता है, जिसके चलते शकों के द्वारा ये पराजित होने के बाद जो है एक अपमानजनक संधि करना पड़ा था। शक की कहानी हमने आपको पढ़ाया था, आपका शक संवत विक्रम संवत जो है ये पढ़ा था। तो शक विदे जो हुआ करते थे उससे रामगुप्त हार चुके थे और एक संधि करना पड़ा था, है ना। और अपने संधि में उन्होंने उनकी पत्नी थी जिनका नाम था ध्रुव स्वामिनी को शक राजा के पास भेंट के तौर पर भेजा। तो अब बताइए, एक राजा की रानी को किसी दूसरे राजा को भेंट के तौर पर भेजना पड़ रहा है, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। इसीलिए रामगुप्त को कायर के तौर पर माना जाता है। इसी कारण से रामगुप्त की अगर हम बात करें, उसकी निंदनीय होने के पात्र के साथ साथ काफी अपमानजनक बातें भी उनके प्रति कही जाती है। लेकिन वहीं पर रामगुप्त का छोटा भाई, जिसे आप चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाते हो, वो रामगुप्त के जस्ट अपोजिट हुआ करते थे। मतलब वो बहुत ही पराक्रमी या कह सकते या बहुत ही स्वावलंबी या स्वाभिमानी राजा के तौर पर उनको देखकर, और वहीं से चंद्रगुप्त द्वितीय का ध्रुव स्वामिनी का उद्धार किया, अर्थात ध्रुव स्वामिनी को शक राजा से छुड़ाया। क्योंकि शकों के विरुद्ध जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने युद्ध किया और शकों को पराजित कर देता है तथा ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर उन्हें अपने पत्नी बना लेता। अब अपने छोटे भाई, अब क्योंकि भाई आप राजा के तौर पर आप हार के बाद आप अपनी पत्नी को किसी दूसरे राजा को दे देते हैं, लेकिन इसी अपमान का बदला ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शकों के विद्रोह में उन्होंने युद्ध किया और शकों से को हराकर उनकी पत्नी को वापस लेकर वो खुद जो है ध्रुव स्वामिनी के साथ विवाह कर लेते हैं, है ना। और फिर शासन प्रणाली और व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये इनके बारे की कहानी है आपका। तो अब बात करते हैं कि चलिए आपने यहां तक तो समझ लिया, चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी की बात हम करते हैं। आप सबको ये बात जानना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है और इसी शासनकाल के दौरान में, ये गुप्ता शासनकाल के दौरान में इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शासक बनने के बाद आप कहें तो इतनी ज्यादा समृद्धि हुई, उन्होंने इस प्रकार से बहुत सारे अपने एम्पायर को बढ़ाने का काम किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का शासक बने और बनने के बाद उन्होंने वसुबंधु को अपना दरबारी मंत्री के रूप में नियुक्त किया। वसुबंधु, तो आप ये प्रश्न बने कि भाई वसुबंधु आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबारी या मंत्री के तौर पर हुआ करते थे। अब क्या होता है कि वसु जी वो आपके बौद्ध विद्वान थे, वो एक प्रसिद्ध आप कह सकते हैं कि बौद्ध विद्वान हुआ करते थे और शकों के ऊपर भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विजय भी हासिल की थी। आपने देखा शक संवत की कहानी की शुरुआत भी आप पढ़ा होगा, पिछले क्लास में भी आपने देखा होगा, है ना। अब शक से ये विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय इस युद्ध में इनकी विजय होती है, जिसके कारण इनकी साम्राज्य की शक्ति जो है और भी बढ़ जाती है, साम्राज्य की शक्ति और विस्तार हो जाता है। यहां तक कि आपने चंद्रगुप्त प्रथम की कहानी आपने पढ़ा था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक संबंध के माध्यम से लिच्छवी को मगध में मिलाया। वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजवंश के साथ भी एक वैवाहिक संबंध स्थापित की थी और वहां की जो नाग कन्या राजकुमारी जिसे कुबेर नाग के साथ उन्होंने विवाह किया। अब देखिए यहां पर भी वैवाहिक संबंध के माध्यम से एम्पायर को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ उन्होंने विवाह किया और राजकुमारी कुबेर नागा ने एक कन्या को जन्म देती है जिनका नाम रखा जाता है
प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त आपको बहुत ही फेमस आपको इस चीज में देखने को मिलता है। तो अपने दादा की तरह उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। किसके साथ विवाह किया? नाग राजवंश के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करने के बाद उन्हें एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम प्रभावती गुप्त था। और वो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए वाकाटक राजवंश के साथ भी वैवाहिक संबंध बनाया था। अब देखिए कैसे वैवाहिक संबंध बनता है कि उन्होंने अब उसके पैरेलल में ही एक वंश चल रहा था जिसका नाम था वाकाटको राजवंश। वाकाटको राजवंश, अब वाकाटको राजवंश के साथ जब वैवाहिक संबंध बनाया, और वैवाहिक संबंध कैसे? अपनी पुत्री का विवाह, प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वाकाटक नरेश जो रुद्रसेन हुआ करते थे, उस रुद्रसेन द्वितीय के साथ वो विवाह करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ द्वितीय के साथ विवाह कर देते हैं। और विवाह करने के बाद वाकाटक और गुप्ता की सम्मिलित शक्ति जो है शकों के उन्मूलन के लिए, मतलब शकों के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ देते हैं कि किसी प्रकार से इस ये साम्राज्य से शकों को बाहर निकालना। अब देखिए डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अब वाकाटक भी मगध के साम्राज्य में मिल गया, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में मिल गया। और वो दोनों शक्ति मिलकर शकों के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया, उन्मूलन की घोषणा कर दी। और इस प्रकार से तो देखिए किस प्रकार से वो साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा है, यहां तक कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपने साम्राज्य के परिपक्व शासक होने के साथ उन्होंने उच्च कोटि की विद्वता भी हासिल कर रखी थी, इतनी ज्यादा। तो ये बात आप उसमें देख सकते। मैंने कहा कहानी के माध्यम से कि वो एक महान संगीतज्ञ थे, मैंने ये भी कहा कि वो एक बीना वादक भी हुआ करते थे, ये मैंने ये भी कहा कि वो इस तरीके से तो महानता तो थी उसके अंदर में, तथा उनको कवि राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो एक प्रश्न यहां पर भी आपको बनेगा कि कवि राज की उपाधि से उनको कहा गया, कवि राज की उपाधि से उनको जाना जाता है। और असीम पराक्रमी के कारण उससे विक्रमादित्य के नाम से संसार में प्रसिद्ध। विक्रमादित्य की कहानी आपने पढ़ा होगा, विक्रम संवत शक संवत की कहानी, दोनों के बीच के युद्ध, किस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया और वहीं से एक नया युग शुरू हुआ, है ना। शक संवत और विक्रम संवत जो भारत सरकार ने की कैलेंडर के आधार की बात करते, हालांकि ग्रिगोरियंस कैलेंडर को हम लोग मांगते हैं, तो वो इतने पराक्रमी थे कि उन्हें विक्रमादित्य के नाम से संसार में वो प्रसिद्ध होते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। स्वर्ण युग के नाम से इस शासन काल को जाना जाता है ना। तो इस तरीके से ये कहानी है। तो ये आप देख सकते हो, ये कहानी थी यहां तक की। तो ये आप देख सकते हैं, ये कहानी रहा। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय क्रम को आपने देखा, आपने समझा। यहां तक कि शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को केवल मजबूत ही नहीं किया, बल्कि उसका पश्चिमी समुद्र पत्तनों पर भी उन्होंने अपना आधिपत्य हासिल कर दिया। इसी के पश्चात की कहानी यहां पर भी और भी देखने को मिलेगा। इसी विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना गुप्ता इंपायर की राजधानी उज्जैन में स्थापित कर, पाटलिपुत्र से राजधानी कहां चला गया? उज्जैन में चला जाता है। और इनका साम्राज्य पश्चिम के गुजरात से लेकर पूरब के बंगाल तक तथा उत्तर के हिमालय के तप घाटी से लेकर दक्षिण के नर्मदा तक ये आपको फैलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने कहानी पढ़ा होगा, चिन्नी फाहियान का नाम सुना होगा। तो चिन्नी बौद्ध यात्री फाहियान इन्हीं के शासनकाल में आए थे, है ना। इन्हीं के शासनकाल में चिन्नी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए थे। फाहियान ने 399 ईसा पूर्व से लेकर 414 ईसा पूर्व तक भारत की यात्रा की थी। तो ये कई बार प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि फाहियान, चिन्नी बौद्ध यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए, है ना।
और चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले शकों के द्वारा परेशानी करने वाली गुजरात के काठियावाड़ और पश्चिम के मालवा 389 से 412 तक आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त की। और वहां से आप देख सकते हैं इस चीजों पर बंगाल सब इसको अंदर में आपको कब्जा ये कर लिया आपका। तो ये कहानी आपका यहां पर देख सकते हैं। ये है हमारे फाहियान साहब, आप देख सकते हैं फाहियान, ये हमारे यहाँ जिन्होंने भारत के अंदर में ये आया आपका, है ना। महाशैली स्तंभ के अनुसार ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय प्राप्त किया, साम्राज्य को अब विलीन कर विस्तृत किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये दरबार बहुत सारे विद्वान कलाकार उस वक्त हुआ करते। नवरत्न की कहानी सबसे पहले शुरुआत जो है नवरत्न, यही चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान में नवरत्न आया था। उसके दरबार में उस वक्त विशाखा दत्त का नाम आपने सुना होगा। विशाखा दत्त हुए, शूद्रक हुए, ब्रह्मगुप्त हुए, विष्णु शर्मा, वस्त, आपका भास्काचार्य, अमरदीप, शंकु, वारामिहि, आर्यभट्ट, विशाखा दत्त, धनवंतरी, कालिदास, ये सारे नवरत्न दरबार अकबर ने भी लाया था। लेकिन सबसे पहले नवरत्न दरबार की प्रणाली जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान में हुई थी, जो इस दरबार के गौरव थे। यहां तक 414 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने कि उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है नई कहानी की शुरुआत आपको होता है। तो बहुत सारे चीजें आपको इसमें देखने को मिला। हम की कहानी जो है यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम चंद्रगुप्त ये गुप्ता एम्पायर की आगे की कहानी की कड़ी की हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल पर, फिर से मिलते हैं दूसरी